अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पंचकर्म का टॉपिक है बस्ती कर्म। ये जो है ये इस तरह से ही पढ़ाया गया है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पूछी जाती हैं AIPGT के एग्ज़ाम में, वही यहाँ पे लिखी गई हैं। और ये वीडियो जो है पूरी बस्ती का वीडियो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले चरक और वाग्भट ने बस्ती जो है वो 3 प्रकार की बताई है। उन्होंने कहा है बस्ती जो है वो स्नेहिक हो सकती है, निरु हो सकती है और उत्तर बस्ती हो सकती है। जबकि शुश्रुत वाग्भट ने 2 प्रकार की बताई है। स्नेही निरु का तो वर्णन किया है, पर उन्होंने उत्तर बस्ती का वर्णन नहीं किया है। अगर हम इसको कैटेगराइज कराएंगे द्रव्य के अनुसार, किस प्रकार के द्रव्य प्रयुक्त होते हैं बस्ती में, तो भी बस्ती जो है वो 2 प्रकार की होती है। स्नेही जहाँ प्रयुक्त हो रहा है स्नेह व्यक्ति, और क्वाथ वगैरह जहाँ पे प्रयोग हो रहा है उसे हम निरहु बस्ती कहेंगे। मार्गानुसार यानी किस मार्ग से बस्ती दी जा रही है वो भी 2 हो सकते हैं। अगर वो गुदमार्ग से दी जा रही है तो उसे तो गुदमार्ग की बस्ती होगी, और अगर वो अपथ्य पथ से दी जा रही है तो उसे अपथ्य पथ मार्गानुसार बस्ती होगी। फिर बस्ती के मार्गानुसार बस्ती अलग है। बस्ती के मार्ग 3 हो सकते हैं, एक तो गुदमार्ग से दी जाने वाली, मूत्रमार्ग से दी जाने वाली और योनि मार्ग से दी जाने वाली। संख्या के आधार पर बस्ती भी 3 प्रकार की होती है, कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। कर्म बस्ती में टोटल 30 बस्तियों का क्रम होता है, काल बस्ती में ऐसी 16 बस्तियों का क्रम होता है और योग बस्ती में जो है 8 बस्तियों का क्रम होता है। इसके अनुसार अधिष्ठान भेद से बस्ती जो है वो 4 प्रकार की होती है, पक्वाशयगत बस्ती, गर्भाशयगत बस्ती, मूत्राशयगत बस्ती और व्रणगत बस्ती। कर्मुकता के आधार पर जो निरहु बस्ती होती है उसे आचार्य सुश्रुत ने 4 भागों में विभाजित किया है, शोधन बस्ती, लेखन बस्ती, स्नेहन बस्ती और भ्रंगण बस्ती। वाग्भट ने कर्मुकता के आधार पर निरहु बस्ती को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले उत्क्लेशन बस्ती, दूसरी है दोषर बस्ती और तीसरी है समन बस्ती। चरक सिद्धि 8 में बस्ती 8 प्रकार की बताई गई है। वातग्न बस्ती, बलवर्ण बस्ती, स्नेहिक बस्ती, शुक्रकृत बस्ती, कृमिघ्न बस्ती और वृषत्वकृत बस्ती। ये बस्तियों का वर्णन कितने प्रकार की बस्तियां होती हैं वो किया गया है। अब आ जाते हैं हम स्नेहिक बस्ती पे, जिसको हम अन्वासन बस्ती भी कहते हैं। उसी के अंदर मात्रा बस्ती आती है, भ्रंगण बस्ती आती है और इसे ही हम प्रतिदिन सेवनीय बस्ती भी कहते हैं। जो ये बस्तियां होती हैं इनमें केवल स्नेह होता है, वो स्नेह का संस्कार किया हो ऐसा हो सकता है, या फिर अक्ष स्नेह बिना संस्कार किया हुआ पेवर सिंगल स्नेह हो सकता है। इसकी उत्तम मात्रा जो है वो 6 पल है। ये उत्तम मात्रा अभी हम आगे चलकर निरहु बस्ती पढ़ेंगे, तो निरहु बस्ती में जो क्वाथ की मात्रा है उसका 1/4 भाग है। चक्रपाणी और डल्लर ने इसकी 3 मात्राएं बताई हैं। जो प्रवर है वो 6 पल है, जो मध्यम है वो 3 पल है और जो अवर है वो 1.5 पल है, यानी कि 6 का आधा हुआ 3 और 3 का आधा हुआ 1.5। इस पल की मात्रा है। जो अन्वासन बस्ती होती है, खाली पेट नहीं देना चाहिए। सुश्रुत ने लिखा है आर्द्र पाणी नाम, यानी कि व्यक्ति भोजन करके उठाओ, उसने अपने हाथ धो लिए हों, उसके हाथ गीले ही हों, तभी उसको ये बस्ती दे देनी है। बट अगर ऐसा किया गया कि जो अन्न है वो पचने लगे, अन्न के परिपाक काल में दी गई जो स्नेह बस्ती होती है वो ज्वर उत्पन्न करती है, और अत्यधिक स्नेह युक्त भोजन कराकर, यानी कि भोजन में ज़्यादा स्नेह दे दिया है, उसके बाद स्नेहिक बस्ती ही दी है, तो मद और मूर्छा होगा। पर अगर अत्यधिक रुक्ष अन्न कराया है उसके बाद स्नेहिक बस्ती दी है तो बल वर्ण का नाश करने वाली बस्ती होती है। यानी कि अन्वासन बस्ती जो होती है, पहली बात तो खाली पेट नहीं देनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने कहा कि जैसे ही व्यक्ति खाना खा के उठे, हाथ अपने धो ले, तुरंत उसको बस्ती देनी चाहिए। इसको कहते हैं आर्द्र पाणिनाम, दी गई बस्ती जो है वो होती है। उसके बाद देखेंगे अल्प स्नेह युक्त भोजन कराकर दी गई बस्ती को पादहीन बस्ती कहते हैं। पाद का मतलब होता है 1/4 भाग। 1/4 भाग छोड़कर जितना बस्ती का द्रव्य है वो दिया जाए, यानी कि केवल 3/4 भाग द्रव्य से जो बस्ती दी जाती है उसको पादहीन बस्ती कहते हैं। और देनी कब है? अल्प स्नेह युक्त भोजन को कराकर। उसके बाद देखेंगे अन्वासन बस्ती का जो प्रत्यागमन काल, यानी कि अन्वासन बस्ती गुदमार्ग से बाहर कब आएगी, तो आचार्य चरक ने 3 याम बताया।
एक याम 3 घंटे का होता है, तो 3 याम जो है वो 9 घंटे का हो जाएगा। जबकि सुश्रुत ने, वाग्भट ने और सारंगधन ने क्या कहा है, अहोरात्रि का है। उन्होंने कहा पूरा एक दिन, पूरी एक रात, यानी कि 24 घंटे उन्होंने कहा है कि अनवासन बस्ती के वापस आने यानी प्रत्यागमन का काल जो है वो 24 घंटे है। जबकि सभी आचार्यों ने निरु बस्ती के प्रत्यागमन काल जो है एक मुहूर्त बताया। यार एक मुहूर्त हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक मुहूर्त 45 मिनट का होता है। दोनों याद कर लेंगे। अनवासन बस्ती आचार्य चरक ने 9 घंटे में वापस आती है, यानी कि 3 याम में। और जो सुश्रुत वाग्भट सारंगधर हैं उन्होंने अहोरात्रि यानी एक पूरा दिन रात में बताया है, जो 24 घंटे का होता है। पर जितने भी आचार्य हैं निरु बस्ती के मामले में एक मत है। उन्होंने कहा निरु बस्ती का जो प्रत्यागमन काल है वो एक मुहूर्त है। अब यहाँ पे एक नोट है, चूर्ण बस्ती का वर्णन जो है वो आचार्य सारंगधर ने किया है, और रक्त बस्ती का वर्णन जो है वो चरक ने किया है, सुश्रुत ने किया है, वाग्भट ने किया है, सारंगधर ने। सुश्रुत ने जो रक्त की बस्ती है, यानी कि बकरे के रक्त की जो बस्ती है वो पांडु में देने की बात कही है। उसके बाद हम अनवासन बस्ती देखते हैं दोषानुसार। तो दोषानुसार अगर वात दोष से पीड़ित है व्यक्ति, वात दोष से पीड़ित है, ये स्नेहिक बस्ती है, तो ज़्यादा मात्रा में देखिए 9 से 11 बस्तियाँ दी जा सकती हैं। किसकी देनी है, बिल्व तेल की देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। फिर उसके बाद अगर पित्त दोष से पीड़ित है तो 5 से 7 बस्ती देनी है, और जीवनी गण की औषधियों से सिद्ध जो स्नेह है उससे बस्ती देनी है। फिर अगर कफ दोष से पीड़ित है तो 1 से 3 बस्ती देनी है, और मदन फल से सिद्ध जो स्नेह है उससे देनी है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, आप केवल ऑड नंबर याद करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11। 1 और 3 जो है वो कफ में देनी है, 5, 7 जो है वो पित्त में देनी है, और 9, 11 जो है वो वात में देनी है। कफ पित्त वात के हिसाब से ही आप एक और वर्ड याद कर लेंगे, मजहब। मौ से है मदन फल, जौ से है जीवनी गण, और बौ से है बिल्लवादी। तो ये भी कफ पित्तवात के हिसाब से ही है मजहब। आचार्य चरक और सारंगधर ने कहा है कि जो अनवासन बस्ती होती है, यानी कि जो स्नेह युक्त बस्ती होती है, अगर वो शीतकाल में देनी है, जैसे शीतकाल में क्या क्या आता है, शिशिर आता है, हेमंत आता है और बसंत आता है, देनी है तो दिन में देनी चाहिए। और जैसे ग्रीष्म काल में देनी है, ग्रीष्म काल में क्या आता है, ग्रीष्म आता है, वर्षा आता है, शरद आता है, तो रात्रि में स्नेहिक बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। सुश्रुत ने इसमें मत देते हुए कहा है कि अगर शीतकाल है तो दिन में देना चाहिए, पर अगर उष्णकाल है, उष्णकाल में उन्होंने ग्रीष्म के बाद वर्षा न कहकर प्रावट्य का है, और शरद है, यानी ग्रीष्म में प्रावट्य शरद है, तो दिवा अंत्य देने की बात की है। दिवा अंत्य यानी कि दिन जब खत्म हो रहा हो और रात्रि स्टार्ट हो रही हो उस समय देने की बात आचार्य सुश्रुत ने की, याद रखेंगे। चरक का तो सिंपल है, अगर सर्दियां हैं तो दिन में दे दो, गर्मियां हैं तो रात्रि में दे दो। सुश्रुत ने ये कहा कि अगर सर्दियां हैं तो दिन में देना है, पर अगर गर्मियां हैं जिसमें उन्होंने प्रावट्य ऋतु को जोड़ा है तो उन्होंने दिवा अंत्य बताया है, यानी कि दिन जब खत्म हो रहा हो उस समय देना है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने कहा अनवासन बस्ती देने के बाद 100 मात्रा तक उत्थान सहन करना है, और रात्रि में बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी क्लियर कट का है। इसीलिए उन्होंने जो ग्रीष्म काल में देने वाली बस्ती है वो दिवांत्य का है, उन्होंने रात्रि में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोषों का उत्क्लेश हो जाता है। होता क्या क्या है, अद्यमान हो जाता है, गौरव हो जाता है और ज्वर हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर केवल पित्त की अधिकता है और कफ क्षीण है, यानी पित्त की अधिकता है तब वात रोग हो रहे हैं जिसमें कि कफ क्षीण है, तो जो रुक्ष मनुष्य है उसको रात्रि में अनवासन बस्ती देना चाहिए। यानी कि उन्होंने अपनी ही बात में एक नियम लगा दिया कि अगर ऐसा है तो रात्रि में देना है। फिर उन्होंने कहा अगर पित्त की अधिकता है, ठीक है, उष्ण काल है, तो दिन में अगर हम अनवासन बस्ती का प्रयोग करते हैं तो दाह आदि व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, अतः प्रदोष काल जो दिवा अंत्य है उसी को हम प्रदोष काल कहते हैं। सामान्यतः अग्निमंद के भय से स्नेह बस्ती जो होती है वो 3 दिन पर देनी चाहिए, यानी कि जैसे एक बस्ती हमने दी, उसके बाद अगर स्नेहिक बस्ती पुनः देनी है तो 3 दिन का
वेट करना चाहिए, जब तीसरा दिन हो तभी जो है स्नेक बस्ती पुनः देनी चाहिए, वरना अग्निमंद हो जाता है। परंतु अगर व्यक्ति रुक्ष है और बहुवात युक्त है तो यही स्नेक बस्ती पर डे भी दी जा सकती है। यानी कि अगर व्यक्ति वात रोगों से दूषित नहीं है और उसकी जो स्किन है और शरीर में रुक्षता कम है या नहीं है तो जो है स्नेक बस्ती 3 दिन पर देनी है। पर अगर व्यक्ति वात रोगों से पीड़ित है और क्या बोलते हैं उसके शरीर में रुक्षता बहुत अधिक है तो स्नेक बस्ती प्रतिदिन भी दी जा सकती है। पुनः लिखा हुआ है, अगर स्नेह बस्ती की अधिकता हो जाए तो अग्नि का नाश होता है और उत्क्लेश होता है, जबकि निरूह बस्ती की अधिकता से, निरूह बस्ती स्वयं में रुक्ष होती है, क्वाथ आदि द्रव्यों से दी जाती है, तो वात प्रकोप का भय रहता है। तो इसलिए करते क्या हैं, निरूह के पश्चात अन्वाशन देते हैं जिससे चीज़ें बैलेंस हो जाए, और अन्वाशन के बाद निरूह बस्ती का प्रयोग किया जाता है। यानी अल्टरनेट क्रम में अन्वासन और निरूह बस्ती का प्रयोग किया जाता है। जब अभी हम कर्मकाल और योग बस्ती पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी जो है वो अल्टरनेट क्रम में अन्वासन और निरूह बस्ती का प्रयोग किया गया। आप देते कैसे हैं बस्ती? सामान्यतः बस्ती जो होती है वो वाम पार्श्व में शयन कराकर दी जाती है, परंतु अगर गर्भिणी है तो उसको न्युब्ज अवस्था में ही बस्ती देते हैं। जबकि उत्तर बस्ती जो है वो जो अगर मेल पेशेंट है तो उसको बिठा कर देते हैं, और अगर फीमेल पेशेंट है तो उसको उत्तान शयन कराकर यानी कि सीधा शयन कराकर ही देते हैं। फिर यहाँ से होता है, अगर स्नेह बस्ती दी जा रही है तो स्नेह बस्ती का क्या क्या प्रभाव होगा, ये प्रभाव देखिए। जो प्रथम स्नेह बस्ती होती है तो वो बस्ती और वंक्षण प्रदेश का स्नेहन करने वाली होती है। दूसरी जो होती है थोड़ा और ऊपर भाग का वो करेगी, तो ऊर्ध्व जत्रुगत वायु का शमन करने वाली होती है। और तीसरी जो होती है वो बल वर्ण की उत्पत्ति करने वाली होती है। अब यहाँ पे धातुओं का वो है क्रम। जब इतना हो गया, सबसे पहले उसने निचले भाग यानी बस्ती और वक्षण का स्नेह किया प्रथम बस्ती ने, और फिर दूसरी बस्ती ऊपरी भाग का और जत्रुगत वायु का शमन किया, तीसरी बस्ती ने बल वर्ण की उत्पत्ति की। अब क्या होता है, जो दोष होते हैं उनका स्नेहन होना शुरू होता है। चौथे में रस का, पांचवें में रक्त का, छठवें में मांस का, सातवें में मेद का, आठवें में अस्थि का, नौवें में मंचा का। अब ध्यान रखेंगे, नौवें के बाद सीधे 18 बस्ती है। जब 18 बस्ती दी जाती है तो शुक्र दोषों के लिए ये स्नेह करने वाली होती है, शुक्रगत दोषों का समन करने वाली होती है। शुक्र का स्नेह करने वाले और शुक्रगत दोषों का समन करने वाली होती है। अब ये 9 बस्ती से सीधे दोगुने पे आ जाती हैं 18 बस्ती, इसीलिए इनको द्विगुणित बस्ती भी कहा जाता है। बात यहाँ पे फिर से लिखी हुई है कि अगर शुक्रगत दोष है की चिकित्सा के लिए द्विगुणित बस्ती यानी कि 18 बस्तियों का प्रयोग किया जाता है। पर उन्होंने फिर लिखा कि 18 अगर इसको अल्टरनेट क्रम में किया जाए, 18 स्नेह बस्ती और 18 निरूह बस्ती का प्रयोग किया जाता है, तो मनुष्य जो है वो हाथी के समान बलशाली हो जाता है, घोड़े के समान वेगवान हो जाता है। यानी है कि यहाँ पे 18 स्नेह और 18 निरूह के अल्टरनेट करने पर उन्होंने कुछ उपमाएं दी हैं कि व्यक्ति कैसा हो जाता है, हाथी के समान बलशाली हो जाता है, घोड़े के समान वेगवान होता है, देवता के तुल्य कांति वाला हो जाता है। अगर उसके पिछले जन्म के कुछ पाप हैं तो उनसे वो मुक्त हो जाता है, श्रुतुधर हो जाता है। श्रुतधर का मतलब जो उसने एक बार सुन लिया वो उसको परमानेंट याद हो जाता है। उसके बाद सहस्त्र वर्षों की आयु से युक्त हो जाता है। उसके बाद आता है मात्रा बस्ती। आचार्य ने स्नेह की सबसे छोटी मात्रा जो होती है वो मात्रा बस्ती के लिए निर्धारित की है। ये सर्वकाल में दी जा सकती है, निराबाधा होती है। निराबाधा का मतलब किसी भी प्रकार का उपद्रव ना करने वाली होती है, भ्रंगण करने वाली होती है और वात रोगों को नष्ट करने वाली होती है। सुश्रुत ने जो इसकी मात्रा बताई है, चरक ने तो कहा ये सबसे छोटी मात्रा होती है, उन्होंने इसके बाद कुछ नहीं कहा। सुश्रुत ने कहा कि जिसकी मात्रा जो होती है वो 1.5 पल होती है, जबकि शांगधन ने कहा 1 से 2 पल की मात्रा ली जा सकती है। ठीक है, उन्होंने फिर शांगधन ने कहा अनुवासन बस्ती की जो होती है वो 3 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, जो प्रवर है वो 6 पल की है। ठीक है, इसमें जो होता है 6 मासा
सौफ और सेंधव का प्रयोग किया जाता है। मध्यम मात्रा जो होती है वो 3 पल की होती है, जिसमें 4 मात्रा सौफ और सेंधव का प्रयोग किया जाता है। अवर मात्रा जो होती है वो 1.5 पल की होती है, इसमें 2 मात्रा सौफ और सेंधव का प्रयोग किया जाता है। तो जो अवर मात्रा है उसी को आचार्य सुश्रुत ने क्या क्या कहा, स्नेह की सबसे छोटी मात्रा या मात्रा बस्ती के लिए स्नेह की मात्रा बताया। ठीक है। उसके बाद बस्ती नेत्र की कणिकाएं। जो बस्ती बस्ती नेत्र होता है जो आचार्य चरक ने कहा, इसमें 3 कणिकाएं होती हैं। ठीक है। कणिकाएं का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कुछ रोकने के काम आए या फिर कुछ बांधने के काम में प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें कणिकाएं कहते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने कहा कि जो बस्ती नेत्र होता है उसमें 3 कणिकाएं होती हैं, जबकि जो उत्तर बस्ती का नेत्र होता है उसमें 2 ही कणिकाएं होती हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा इसका जस्ट उल्टा का है। आप एक आचार्य का याद रखेंगे, दूसरे आचार्य का ये याद रखेंगे अपोजिट का है। आचार्य सुश्रुत ने कहा कि जो बस्ती नेत्र है, जो गोद मार्ग से दी जाने वाली बस्ती होती है, उसमें 2 कणिकाएं होती हैं, जबकि उन्होंने उत्तर बस्ती में कहा 3 कणिकाएं होती हैं। यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है उसमें ये क्लियर किया गया है कि कणिकाएं किस प्रकार की होती हैं। उसके बाद बस्ती को देने में लगा समय, कितना समय एक बस्ती को देने में लगता है, तो 30 मात्रा तक ही बस्ती को देने का समय। इसके बाद यहाँ पे वर्णन किया गया है कि पंचकर्म में किस कर्म को करने के कितने दिनों के बाद हमें दूसरा कर्म करना चाहिए। इससे पहले हमने जो चरक सूत्र 15 पढ़ा था, वहाँ पे आचार्य चरक ने लिखा था कि वमन और विरेचन के बीच उन्होंने दिन की मर्यादा का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने कहा है संसर्जन कर्म करने के बाद जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाए तो वमन के बाद विरेचन दे देना चाहिए। बट उन्होंने फिर लिखा सिद्धि स्थान में कि वमन विरेचन से जो संशोधित व्यक्ति है उसको 9वें दिन अन्वासन देना चाहिए। अगर अन्वासन नहीं दे रहे हैं तो उसको घृतपान कराना चाहिए, और अन्वासन या घृतपान के 3 दिन पश्चात निरूह बस्ती देनी चाहिए। और जिस दिन निरूह बस्ती दी अत्यधिक रुक्षता और वात के प्रकोप से बचने के लिए उसी दिन अन्वासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो सीधा का क्रम हो गया। चरक ने कहा वमन विरेचन के 9वें दिन जो है अन्वासन बस्ती दो या फिर घृतपान कराओ। अन्वासन बस्ती या घृतपान कराने के तीसरे दिन जो होता है वो निरूह बस्ती देनी चाहिए, और जिस दिन निरूह बस्ती दी उसी दिन वात प्रकोप और अत्यधिक रुक्षता से बचने के लिए अन्वासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। फिर जब बात विरेचन की आई तो उन्होंने कहा विरेचन के 7 दिन तक निरूह और निरूह के 7 दिन तक दूसरा निरूह नहीं देना चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने कहा कि जो वमन है उसके पक्षात यानी कि एक पक्ष 15 दिन का होता है, जैसे शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन का, कृष्ण पक्ष होता है 15 दिन का। तो उन्होंने कहा वमन के पश्चात विरेचन देना चाहिए, 15 दिन के बाद विरेचन देना चाहिए। और उन्होंने लिखा ततश्चापी, यानी कि अगले दिन यानी 16वें दिन पर निरूह देना चाहिए, और जिस दिन निरूह दी उसी दिन अन्वासन देना चाहिए। जैसे आचार्य चरक ने कहा है कि वात प्रकोप से बचने के लिए उसी दिन अन्वासन देना चाहिए जिस दिन निरूह दी है। फिर उन्होंने कहा विरेचन के 7वें दिन अन्वासन देना चाहिए, परंतु निरूह जो है वो सद्या यानी कि विरेचन के अगले ही दिन निरूह बस्ती दी जा सकती है। तो सुश्रुत ने क्या कहा कि वमन के 15 दिन बाद जो है वो निरूह दिया जा सकता है, और जिस दिन निरूह देना है उसी दिन अन्वासन देना है। पर अगर उनका विरेचन से ये शुरू करवा रहे हैं तो विरेचन के 7वें दिन अन्वासन देना है। पर उन्होंने कहा अगर विरेचन के बाद निरूह देना है तो निरूह जो है सद्या यानी कि नेक्स्ट डे दे देना चाहिए। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में लिखा है कि जो वमन होता है उसके 15 दिन बाद विरेचन देना चाहिए, वही पक्षात लिखा हुआ है। उनका वमन के पश्चात विरेचन और विरेचन के पश्चात निरूह, यानी कि वमन के 15 दिन बाद विरेचन देना चाहिए और विरेचन के 15 दिन बाद ही निरूह देना चाहिए। अगर विरेचन के बाद सीधे अन्वासन दे रहे हैं तो विरेचन के 7 दिन के बाद अन्वासन देना चाहिए। अब आ जाते हैं हम निरूह बस्ती पे। तो
जो निरु बस्ती होती है उसी को अस्थापन बस्ती कहते हैं। वो रुक्ष होती है, इसे रुक्ष बस्ती कहते हैं। और रुक्ष क्वाथ आदि द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए संशोधनी बस्ती कहते हैं। इसी में मधुतैलिक बस्ती आती है, सिद्ध बस्ती आती है, युक्त रस बस्ती आती है और लेखन बस्ती भी इसी में आती है। ये जो बस्ती होती है ये शिशु और वृद्ध को देने वाली बस्ती होती है, क्योंकि जो शिशु और वृद्ध होते हैं केवल निरु योग्य होते हैं, क्योंकि इनमें कफ की मात्रा बड़ी होती है, वात का शमन करना होता है। तो ये वय को स्थापित करने वाली होती है, इसीलिए शिशु और वृद्ध में देने वाली होती है। निरु बस्ती की जो उत्तम मात्रा है वो 24 पल है या 12 प्रस्थ है। अभी हम पढ़ के आए थे जो अन्वासन बस्ती है उसकी उत्तम मात्रा जो होती है वो 6 पल होती है। तो अन्वासन बस्ती की 4 गुना जो है वो निरु बस्ती की मात्रा है। जो निरु बस्ती है वो खाली पेट देनी चाहिए, जबकि अन्वासन बस्ती में हमने पढ़ा था कि ये जो होता है खाली पेट नहीं देनी चाहिए। आचार्य शिशु ने तो वर्णन किया आद्र परिणाम, यानी कि व्यक्ति खाना खा ले, हाथ धो ले, उसके बाद तुरंत उसे बस्ती दे देनी चाहिए, जबकि निरु बस्ती जो है वो खाली पेट देनी चाहिए। अब वात पित्त के हिसाब से देख लें, अगर वातज दोष है तो एक ही निरु बस्ती देनी चाहिए, जो कि स्निग्ध और उष्ण द्रव्यों की बनी होनी चाहिए, जो वात के गुणों के विपरीत गुण वाले हैं। और बस्ती वापस आ जाने, यानी कि ये बताया था 1 मुहूर्त में बस्ती वापस आ जाएगी, यानी 45 मिनट में। उसके बाद व्यक्ति को मांस रस का प्रयोग करवाना चाहिए। अगर पित्तस दोष है तो 2 निरहु बस्ती देनी है। किस किस की देनी है? मधुर, शीतल और क्षीर की देनी है, जो कि पित्त के गुणों के विपरीत है। और प्रत्येक बस्ती के वापस आ जाने के बाद 1 मुहूर्त के बाद क्षीर व्यक्ति को पिलाना है। उसके बाद कफज है तो कफज में 3 जो है तो होती है निरु बस्ती देनी चाहिए, जो कि जो कफ के गुणों के विपरीत द्रव्य हैं उनकी, जैसे कटु है, गौमूत्र मिला देना चाहिए, उसमें उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्य जो होते हैं उनकी देनी चाहिए। और जो प्रत्येक बस्ती के वापस आ जाने के बाद व्यक्ति को यूषपान करवाना चाहिए। फिर वयानुसार जो बस्ती का द्रव्य है उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए, जो 1 वर्ष का बालक है, मतलब शिशु को भी दी जा सकती है और वृद्ध को भी दी जा सकती है। 1 वर्ष का जो बालक है उसको 1 पल की मात्रा है। जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो तो प्रस्थ के हिसाब से लिखा हुआ है, पर आप पल के हिसाब से याद करेंगे तो इजी पड़ेगा। याद रखेंगे 2 पल का 1 प्रस्थ होता है। फिर 2 जो वर्ष है उसमें 2 पल की मात्रा, यानी 1 प्रस्थ के। जैसे जैसे बढ़ेंगे 12 वर्ष तक जो होती है वो एक वर्ष में 1 पल बढ़ाना है। तो 12 वर्ष में जो है तो 12 पल की मात्रा हो जाएगी, यानी कि उसका आधा करेंगे 6 प्रस्थ की मात्रा। जैसे पूछा जाए कि जो 6 वर्ष का बालक है उसके लिए जो निरु बस्ती का द्रव्य है उसकी मात्रा कितनी होगी, तो सीधा 6 वर्ष है तो 6 पल होगी, 6 पल की मात्रा होगी। प्रस्थ में पूछा जाए तो 3 प्रस्थ की मात्रा होगी। उसके बाद 12 वर्ष के बाद जैसे जैसे 1 वर्ष बढ़ेगा वैसे वैसे मात्रा जो है 2 पल को बढ़ा देनी है, यानी कि जैसे 12 वर्ष में 12 पल की मात्रा है जो 6 प्रस्थ हो रही है, वैसे 13 वर्ष में 14 पल की मात्रा होगी, इसका आधा करेंगे तो 7 प्रस्थ हो जाएगी। ऐसे ही 18 वर्ष तक यही क्रम चलना है। 18 वर्ष में जो है वो 24 पल की मात्रा हो जाएगी, जो कि 12 प्रस्थ है। जैसे इसके बाद आपसे कोई पूछ ले कि 15 वर्ष में व्यक्ति को कितनी मात्रा देनी है, तो अब 12 वर्ष में जोड़ लेंगे कि 12 है, उसके बाद 2 जोड़ा तो 13 हो गया, 14 पल हो गए। 14 वर्ष में 16 की हो गई और 15 वर्ष में 18 पल की मात्रा हो गई। और प्रश्न में पूछा जा रहा है तो 18 का आधा कर देंगे, 9 प्रस्थ की मात्रा हो जाएगी। यहाँ पे एक बीच में लिखा हुआ पूछा गया कई बार कि 16 वर्ष में कितनी मात्रा होगी, 20 पल की मात्रा होगी, जो 10 प्रस्थ के बराबर है। फिर उसके बाद 18 से 70 वर्ष तक यही मात्रा चलेगी, यानी 24 पल की मात्रा या 12 प्रस्थ की मात्रा ही चलेगी। फिर क्या 70 वर्ष के पश्चात अगर जो 70 वर्ष का व्यक्ति हो तो 16 वर्ष के समान की मात्रा कॉन्टिन्यूस चलेगी जब तक वो जीवित रहता है, यानी कि 20 पल की मात्रा होगी, जिसे हम 10 प्रस्थ कहेंगे। तो सिंपल है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 1 वर्ष से 12 वर्ष तक 1 पल बढ़ाते जाएंगे हर साल, यानी कि 1 वर्ष में 1 पल और 12 वर्ष में 12 पल रहेगा। 12 से लेकर जो 18 वर्ष की आयु है
वहाँ पे 2-2 बढ़ते जाएंगे। 12 वर्ष में जो होगा 12 पल की मात्रा है, और 18 वर्ष में जो है वो 24 पल की मात्रा हो जाएगी। 18 से 70 वर्ष तक यही 24 पल की जो मात्रा है वो कंटिन्यू रहेगी। पर 70 वर्ष के बाद जो है 16 वर्ष की जो मात्रा है, जो कि 20 पल है, वही चलेगी। अब उसके बाद आता है निरूपस्थी, जो द्रव्य का निर्माण करना है, उसमें जो द्रव्य मिलाने हैं उनका क्रम क्या है। ये क्रम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो क्रम में से याद रखेंगे माल, स्नेहित, काका। तो माल में मौ से हो गया मधु, लौ से हो गया लवण, लवण कौन सा है, सैंधव लवण है। स्नेहित से स्नेह हो गया, काका से पहले कल्क है, फिर क्वाथ है, उसके बाद प्रक्षेप है और आवाप है। ये क्रम आप याद रखेंगे। तो क्या हो गया, सबसे पहले मधु सैंधव मिलाना है, फिर स्नेह डालना है उसमें, फिर कल्क डालना है उसमें, फिर क्वाथ को डालना है। ये क्रम याद रखेंगे। उसी का ये श्लोक लिखा हुआ है अष्टांग हृदय में। देखिए, चरक ने निरूपस्थी जो क्वाथ बताया है, जो क्वाथ की मात्रा बताई है, वो 1/5 भाग बताई है टोटल द्रव्य की। यानी चरक ने निरूपस्थी में जो क्वाथ बताया है वो 1/5 भाग बताया है। टोटल जितना भी द्रव्य हम इस्तेमाल कर रहे हैं निरूपस्थी में, उसका 1/5 भाग। और जो स्नेह की मात्रा बताई है, स्नेह की मात्रा जो है वात पित्त कफ के हिसाब से बताई है। जैसे वातज है, वहाँ पे स्नेह ज़्यादा चाहिए होगा, तो टोटल का 1/4 भाग। पित्त है तो वात से कम है, कितना, टोटल का 1/6 भाग। पित्त, ये जो 1/6 भाग की मात्रा है, यही मात्रा जो है स्नेह की स्वस्थ व्यक्तियों में भी है, अगर उनको निरूपस्थी दी जा रही है। तो कफ में स्नेह की मात्रा सबसे कम होगी। जो हमारा टोटल निरूपस्थी के लिए प्रयुक्त द्रव्य है, उसका केवल 1/8 भाग होगी। सुश्रुत ने इसमें कहा, सुश्रुत ने कहा कि जो निरूपस्थी का तो क्वाथ है वो 1/4 भाग होगा, जबकि चरक ने 1/5 भाग का है। और स्नेह उन्होंने सेम कह दिया, 1/4, 1/6, 1/8 है। 1/4 वात में लेंगे, 1/6 जो होता है वो पित्त में लेंगे, और 1/8 भाग जो है वो कफ में लेंगे। पर उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो केवल 1/5 भाग स्नेह का लेना है स्वस्थ व्यक्ति की दृष्टि से। जबकि आचार्य चरक ने क्या कहा, आचार्य चरक ने जो पित्त की जो मात्रा है 1/6 भाग, उसी को उन्होंने क्या बोलते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बोला। यहाँ पे इन्होंने कल्क की मात्रा भी बताई है। कल्क की मात्रा जो है वो 1/8 भाग बताई है। आचार्य चक्रपाणी ने, उन्होंने कहा कि जो निरूपस्थी की उत्तम मात्रा है वो 24 पल या 12 प्रस्थ है। वही अभी आपको बताया था, जो 18 वर्ष की जो मात्रा है वो 24 पल, वही कंटिन्यू रहती है 70 वर्ष तक। उसी को आचार्य चक्रपाणी ने उत्तम मात्रा बताया है। उन्होंने बताया अब इसमें वात पित्त की कफ के हिसाब से कितनी पल की मात्रा होनी चाहिए, वो उन्होंने कैलकुलेट किया है कि वो 24 पल आए। तो सबसे पहले इस क्रम को थोड़ा सा बदल दिया गया है। क्रम को इसलिए बदला गया है क्योंकि याद करने में आसानी रहे। सबसे पहले क्वाथ है, कल्क है, फिर स्नेह है, मधु है, फिर आवाप है। क्वाथ और कल्क में आप याद रखेंगे, क्वाथ जो है वात में 10 वात पित्त कफ तीनों दोषों में 10 पल है। कल्क वात पित्त कफ तीनों दोषों में 2 पल है। अब स्नेह चाहिए वात में ज़्यादा और कफ में कम, तो क्या हो जाएगा, 6, 4 और 3 पल। ठीक है। मधु जो होता है कफनाशक होता है, तो कफ में चाहिए होगा मधु ज़्यादा, और मधु स्वयं कसाय रस वाला होता है, वात को बढ़ाना, तो वात में चाहिए होगा कम। तो जो स्नेह का क्रम है उसको उल्टा कर देंगे। तो मधु में कफ हो जाएगा 6, पित्त हो जाएगा 4। यानी पित्त जो है चाहे वो स्नेह हो और चाहे मधु हो, दोनों में सेम है। और जो वात में हो जाएगा मधु, वो 3 हो जाएगा। फिर जो आवाप है उसको सिंपल याद रखेंगे, वो वात में 3 पल है, पित्त में 4 पल है, और कफ में भी 3 पल ही है। उसके बाद कर्मानुसार बस्ती की बात करें हम, तो कर्मानुसार बस्ती जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होता है कर्म बस्ती, दूसरी होती है काल बस्ती, और तीसरा होता है योग बस्ती।
कर्म बस्ती जो होती हैं वो टोटल 30 बस्तियाँ होती हैं, 30 बस्तियों का क्रम होता है। ये कैसे होता है? सबसे पहले व्यक्ति को अनुवासन बस्ती देनी है, उसके बाद अनुवासन और निरूह बस्ती ये 12-12 क्रम से अल्टरनेट करके देनी है। अनुवासन से शुरू होगी और निरूह पे ख़त्म होगी। इसके बाद व्यक्ति को 5 अनुवासन बस्ती देनी है जब ये 12-12 अनुवासन और निरूह बस्ती का क्रम खत्म हो जाए। तो टोटल यहाँ पे 18 निरूह बस्तियाँ होंगी और 18 अनुवासन बस्ती होंगी और 12 जो कर्म बस्तियाँ होती हैं वो टोटल 30 होती हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्ति को एक अनुवासन बस्ती देंगे, उसके बाद उसको पुनः अनुवासन बस्ती देंगे, पर तीसरी बस्ती जो आएगी निरूह बस्ती आएगी, चौथी अनुवासन आएगी, पांचवी निरूह आएगी। इस क्रम को करते हुए 12 अनुवासन और 12 निरूह बस्तियाँ दे देंगे। जब निरूह बस्ती 12 अनुवासन 12 क्रम के बाद जब निरूह बस्ती हो जाएगी, उसके बाद उसको 5 अनुवासन बस्ती स्ट्रेट दे देनी है। इस प्रकार से जो होगा वो 18 अनुवासन और 12 निरूह बस्तियों का क्रम होगा। अब काल बस्ती में देख लीजिए, वैसे तो 30 का आधा 15 होता है, पर 15 नहीं, इसको इवन नंबर में रखेंगे तो 16 है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो एक अनुवासन बस्ती वैसे ही, ठीक है, फिर 12 का आधा आधा कर देंगे, 6 अनुवासन और 6 निरूह बस्तियों का क्रम रहेगा। और निरूह बस्ती पे ख़त्म होने के बाद जो है 3 अनुवासन बस्ती देंगे। इस प्रकार से 10 अनुवासन बस्ती होंगी और 6 निरूह बस्तियाँ होंगी। उसका योग बस्ती 16 का आधा 8 होता है, 8 है। एक अनुवासन, 3 अनुवासन और 3 निरूह का क्रम रहेगा, उसको अंत करेंगे एक अनुवासन बस्ती से। ऐसे करके 5 अनुवासन बस्ती होंगी और 3 निरूह बस्ती होंगी। अब देख लीजिए, वाग्भट ने जो बताया है ये तो चरक का क्रम है। वाग्भट ने बताया कि जो कर्म बस्ती होती हैं वो टोटल 30 होती हैं। वही काल बस्ती में उन्होंने आधा कर दिया सीधे, उन्होंने कहा 15 ही होती हैं, ठीक है। इसमें क्रम कैसे हो जाएगा? उन्होंने कहा कि एक अनुवासन होगी, उसके बाद अनुवासन से ही दूसरे दिन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 6 अनुवासन और 5 निरूह का क्रम होगा और अंत भी जो इस क्रम में होगा वो अनुवासन बस्ती से होगा। उसके बाद 3 अनुवासन बस्ती और देंगे, तो ये टोटल 15 हो जाएंगी। और योग बस्ती जो है 8 है, वैसे ही क्रम है जैसा कि चरक ने बताया। इसके बाद आता है बस्ती नेत्र का प्रमाण। आचार्य चरक ने कहा है कि अगर 6 वर्ष के बालक में बस्ती दी जा रही है तो जो बस्ती नेत्र है उसकी टोटल लंबाई 6 अंगुल के बराबर होगी और जो उसके छिद्र का प्रमाण होगा वो मुदक प्रमाण होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर 6 वर्ष से 12 वर्ष तक तो जो व्यक्ति है तो बस्ती नेत्र की लंबाई 1/3 अंगुल बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे 6 से 7 में गया, 7 से 8 में गया, 8 से 9, 10, 11, 12, एक अंगुल बढ़ाना चाहिए। 12 अंगुल जब 1/3 अंगुल बढ़ाते जाएंगे तो 12 वर्ष में वो 8 अंगुल के बराबर हो जाएगी और जो छिद्र का प्रमाण होगा वो सतीन यानी मटर के दाने के बराबर होगा। 20 वर्ष जब जाएगा तो 12 अंगुल का हो जाएगा और जो छिद्र का प्रमाण होगा वो करकंदू के समान होगा। यहाँ पे आचार्य चरक ने कहा कि 12 वर्ष से 20 वर्ष की अवस्था तक जो बढ़ाना है वो आधा आधा अंगुल बढ़ाना है, जबकि 6 वर्ष से 12 वर्ष के लिए 1/3 अंगुल बताया था। 12 वर्ष से 20 वर्ष के लिए आधा आधा अंगुल बढ़ाना चाहिए। जब आधा आधा अंगुल बढ़ाएंगे तभी 20 वर्ष पे वो 12 अंगुल पहुँच पाएगा। उन्होंने कहा बस्ती नेत्र जो होता है वो रज्जू के समान होना चाहिए, गौ पुच्छाकार होना चाहिए, एक साइड मोटा एक साइड पतला, संलक्षण होना चाहिए, गुटिका मुखानी होना चाहिए, मूल में अंगुष्ठ के समान और अग्रभाग में कनिष्ठिका के समान मोटाई वाली है। यानी कि मूल में जो है मोटाई ज़्यादा होगी, मोटाई घटती जाएगी और जो उसका मुख है वहाँ पे मोटाई आके कम हो जाएगी। उन्होंने कहा मूल में दो कणिकाएं होनी चाहिए जो बस्ती पुटक के बांधने के काम आती हैं और जो अग्रभाग होता है वहाँ पे एक कणिका 1/4 भाग, यानी कि जो बस्ती नेत्र उसकी जितनी पूरी लंबाई है उसके 1/4 भाग जो मुख से लेंगे 1/4 भाग दूरी पर बनानी चाहिए। 1/4 भाग दूरी पर इसलिए बनानी चाहिए कि बस्ती नेत्र का इतना ही प्रवेश गुद द्वार में करवाना है।
बस्ती नेत्र का प्रवेश 1/4 भाग, यानी कि वो जो कणिका होगी वो एक मार्कर होगी कि यहीं तक बस्ती नेत्र का प्रवेश करवाना है। आचार्य सुश्रुत ने कहा, उन्होंने कहा 6 वर्ष नहीं, उन्होंने कहा अगर 1 वर्ष का बालक है तो 6 अंगुल बस्ती नेत्र का प्रमाण होना चाहिए। बस्ती नेत्र की मोटाई जो है वो कनिष्ठिका उंगली के समान होनी चाहिए। मूल भाग का जो प्रमाण है वो कंक के समान होना चाहिए और अग्र भाग का प्रमाण जो है वो मुदक के समान होना चाहिए। और कणिका कितनी दूरी पर बनानी है? 1/2 अंगुल की दूरी पर बनानी चाहिए। और जो बस्ती द्रव्य है उसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए? 2 प्रस्थ की मात्रा होनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर बालक 8 वर्ष का है तो 8 अंगुल। जो बस्ती नेत्र की मोटाई है वो अनामिका के समान होनी चाहिए। मूल छिद्र जो है वो शयन के समान होना चाहिए। अग्र छिद्र जो है वो मांस, यानी कि जो मांस की दाल होती है उसके दाने के बराबर होनी चाहिए। जो अग्रभाग है वहाँ से जो कणिका की दूरी है वो 2 अंगुल की होनी चाहिए। और स्थापन बस्ती की अगर मात्रा की बात करें तो वो 4 प्रस्थ होनी चाहिए। अगर 16 वर्ष का है तो 10 अंगुल, याद रखेंगे पूछा गया है, 10 अंगुल जो होता है वो बस्ती का प्रमाण होना चाहिए। ये मध्यमा उंगली के समान मोटी जो होती है वो बस्ती नेत्र की मोटाई होनी चाहिए। जो मयूर है, जो अग्र छिद्र है उसका प्रमाण बताया। अग्रभाग से जो छिद्र की जो अग्रभाग का छिद्र जो मोटाई बताई गई है वो मटर के समान बताई है। और जो अग्रभाग से कणिका की दूरी है वो 2.5 अंगुल बताई गई है। और जो स्थापन बस्ती के लिए मात्रा जो है वो 8 प्रस्थ की मात्रा है। अगर व्यक्ति 25 वर्ष से ज़्यादा है तो 12 अंगुल। जो मूल में अंगुष्ठ का जो उदर है, यानी कि अंगुष्ठ और अग्र में कनिष्ठिका के समान होनी चाहिए। मूल भाग में छिद्र जो होनी चाहिए वो गृद्ध के समान होना चाहिए। और जो अग्रभाग का छिद्र है वो कोल अस्थि प्रमाण का होना चाहिए। अग्रभाग से जो कनिष्ठिका की दूरी है वो 3 अंगुल पे बनानी चाहिए। और जो स्थापन बस्ती की मात्रा है वो 12 प्रस्थ की मात्रा है। अगर 70 वर्ष से ज़्यादा हो गया, यानी 25 से 70 तक यही रहेगा 12 अंगुल वाला। अगर 70 वर्ष से ज़्यादा व्यक्ति हो गया तो 12 अंगुल लंबा ही होना चाहिए, यानी कि सेम है। मूल जो कनिष्ठिका के समान गृद्ध के समान कोलस्थी के समान 3 अंगुल पे बनानी चाहिए। पर यहाँ पे जो स्थापन बस्ती की मात्रा बता दी गई है वो कम बता दी गई है, वो 8 प्रस्थ के बराबर होनी चाहिए। आप ध्यान देंगे तो बस्ती नेत्र का प्रमाण है उसका 1/4 अंगुल की दूरी पर ही, बटे 1/4 जो भाग है उसकी दूरी पर मुख से ही जो कणिका है बनाई गई। यानी जो चरक का जो रूल है, जो चरक ने बताया था कि जो बस्ती नेत्र है उसका जो मुख है वहाँ से 1/4 भाग छोड़कर जो कणिका बनानी चाहिए और 1/4 भाग ही गुदमार्ग में प्रवेश करना चाहिए। सुश्रुत ने भी उसी रूल को फॉलो किया है, पर उन्होंने सीधे न्यूमेरिकल डाटा यहाँ पे दिया है। आचार्य वाग्भट ने कहा कि अगर बालक 1 वर्ष से कम है तो जो बस्ती नेत्र है वो 5 अंगुल का होना चाहिए। 1 से 6 वर्ष में 6 अंगुल का होना चाहिए। 7 वर्ष का है 7 अंगुल का होना चाहिए। 12 वर्ष का है 8 अंगुल का होना चाहिए। 16 वर्ष का है 9 अंगुल का होना चाहिए। 20 वर्ष का है 12 अंगुल होना चाहिए। तो इसमें 12 वर्ष का 8 अंगुल और 16 वर्ष का 9 अंगुल और 20 वर्ष का 12 अंगुल इम्पॉर्टेंट है। आचार्य शांगधन ने मात्रा में थोड़ा अंतर किया। उन्होंने कहा अगर 1/4 प्रस्थ है तो ये 20 पल की मात्रा है। 1 प्रस्थ 16 पल के बराबर है और 3 कुड़व यानी कि 12 पल की मात्रा उन्होंने बताई है। आचार्य शांगधन ने पिच्छा बस्ती का भी वर्णन किया या पिछली बस्ती का वर्णन किया। उन्होंने कहा इसकी मात्रा जो है वो 12 पल है। यहाँ पे ये पहला भाग जो है समाप्त होता है। दूसरा भाग जल्दी ही डाल दिया जाए, दूसरे भाग का वीडियो जो जल्दी ही डाल दिया जाएगा।